हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आपके नीट में हर एक सवाल यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात कर लो तो ठीक है, एक टॉपिक होता है लैकोपेरॉन, जो कि हर साल सवाल आना फिक्स है। तो आप पूरा अच्छे तरीके से समझिएगा, एंड तक समझिएगा और गारंटीड है आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो शुरुआत के 5-7 मिनट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग के 5-7 मिनट आपको थोड़ा बहुत बोर लगेगा, जो कि फैक्ट है कि जब आप चीजों को समझोगे, टर्म्स को समझोगे, बट आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आपको रियलाइज होगा कि हर चीज आपको अच्छे से याद हो गई। और जब आप लेक्चर एंड करके जाओगे ना, आप एनसीईआरटी रीड करोगे या फिर आप क्वेश्चन समझोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी है, मैडम ने या फिर दीदी ने जितनी भी चीजें पढ़ाई है, मुझे हर एक चीज बहुत अच्छे से मेरे ब्रेन में रिटेन है। भरोसा रखो, पढ़ के जाना पूरा एंड तक। ठीक, तो समझो हम लोग को दो टॉपिक करना है, जीन रेगुलेशन एंड लैकोपेरॉन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो जीन रेगुलेशन में क्या होता है, जैसे जीन है ना, जरूरत के हिसाब से जब जीन काम करता है तो उसी को जीन रेगुलेशन कहा जा रहा है। जीन एक्सप्रेस हो रहा है या जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है खुद को, इसी को जीन रेगुलेशन कहा जाता है। अब बात करी जाए कि जीन एक्सप्रेस कब हो रहा है, जीन एक्सप्रेस कब नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे समझो कि मान लो ये जीन है, ठीक, जीन है, जीन डीएनए में होता है, तो ये बना रहा है एमआरएनए। किस प्रोसेस से बनाया, प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, आई होप आपको ये सारी बातें याद होंगी कि जब डीएनए से आरएनए बनता है प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। एक बार रिवाइज कर लो अगर आपको नहीं ध्यान है, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, दैट्स इट। तो जब जीन से बना आरएनए तो होता है ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से बना अपना प्रोटीन, ठीक है, या एंजाइम, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, कौन से प्रोसेस से बनता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि जब जीन आपका सिंपल, जब आपका जीन एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए से एट द एंड आपका एंजाइम बन जा रहा है, तो दैट मींस जीन अपना एक्सप्रेस हो रहा है। जीन एक्सप्रेस हो रहा है, उसका रिजल्ट जो उसको काम था, जो उसको प्रोडक्ट बनवाना था, वो जीन ने बनवा दिया, दैट मींस आपका जीन एक्सप्रेस हो गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि इस कंडीशन में जीन आपका एक्सप्रेस हो रहा है, जीन आपका एक्सप्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपना रिजल्ट, अपना प्रोटीन बनवाना था, एंजाइम बनवाना था, अपना जीन एंजाइम बनवा दिया। इसी का उल्टा एक आता है कि कई कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं बेटा कि जैसे मान लो जीन है, जीन ने ना उसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुआ, जब एमआरएनए बनना था, जब एमआरएनए ही नहीं बना, तो फिर प्रोटीन या एंजाइम कहां से बनेगा, तो ट्रांसलेशन कहां से होगा, तो ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं बना तो ट्रांसलेशन कहां से होगा, आरएनए ही तो आपका प्रोटीन बना रहा था, लेकिन जब आरएनए ही नहीं बना तो प्रोटीन कहां से बनेगा, दैट मींस अब आपका जीन, जिसको एंजाइम बनाना था, अब आपका जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है इस कंडीशन में। तो आप क्या बोलेंगे कि जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है, यहाँ पे जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है, जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है। आपको ये बात समझ में आया कि कब आप बोलते हो कि जीन एक्सप्रेस हो रही है। हर एक चीज का भी आगे आपको यूज होगा, अभी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ा दे रही हूँ, आपको आगे यूज होगा। मैंने बोला 5-7 मिनट आपको थोड़ा बहुत बोर होगा, तो पूरा आप देखिए और यहां से सवाल आता है। ठीक है, आधा घंटा 20 मिनट देखिए, अगर आपके 4 नंबर पक्के हो रहे हैं, 4 नंबर 8 नंबर, तो आप देने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप ये बात समझो कि जीन है, जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनी, प्रोसेस है ट्रांसलेशन। तो जब जीन से अपना एंजाइम बन रहा है, इसका क्या मतलब है, जीन खुद को एक्सप्रेस किया, ठीक, जीन खुद को एक्सप्रेस किया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीन क्या करता है, ना तो जीन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ना एमआरएनए बना, और जब एमआरएनए ही नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनता, दैट मींस कि जीन ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। हम लोगों ने क्या पढ़ा जीन रेगुलेशन में कि जब जरूरत पड़ेगी तो जीन उस हिसाब से काम करता है, इसी को जीन रेगुलेशन कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ रही है तब जाकर के जीन प्रोटीन या एंजाइम बना रहा है, जरूरत नहीं है तो जीन एंजाइम नहीं बनवा रहा है। अगर एंजाइम बन रहा है उस वक्त पे जीन एक्सप्रेस कर रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन अगर एंजाइम नहीं बन रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जीन अब एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझो, जीन है, जीन से एमआरएनए बना, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मैं नोट्स दे दूंगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज यहां से समझ लो, ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। जीन है, जीन से एमआरएनए बना, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए में ट्रांसलेशन हुआ, बन गया प्रोडक्ट एनर्जी, एंजाइम, ठीक, एंजाइम या प्रोटीन बन गया। तो जब जीन अपना एंजाइम बना रहा है, इस टाइम पे क्या कहा जाएगा कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है। ये ऑन ऑफ क्या है, इसको अभी मारो गोली, हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब जीन एक्सप्रेस हुआ, जीन अपना प्रोटीन बनवाया, एंजाइम बनवाया, तब जीन एक्सप्रेस हो रहा है। वहीं पे जो अपना सेकंड केस है कि जब जीन में ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुआ बेटा, जब आरएनए ही नहीं बना तो प्रोटीन कहां से बनेगा, एंजाइम कहां से बनेगा। तो जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा।
और जब एंजाइम ही नहीं बना, अपना प्रोडक्ट ही नहीं बना, इस टाइम पे जीन नॉन एक्सप्रेसिव है, नॉन एक्सप्रेशन शो कर रहा है, नो एक्सप्रेशन शो कर रहा है, इस टाइम पे जीन नो एक्सप्रेशन शो कर रहा है। अब एक बात समझो कि जब जीन एक्सप्रेस है, जब जीन एक्सप्रेस हो रहा है आपका, उस टाइम पे बोलेंगे कि जीन ऑन है। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हम लोगों ने स्विच ऑन कर दिया फैन का तो फैन चलने लगता है, तो उसी तरीके से, और जब स्विच ऑफ कर देंगे तो अपना फैन बंद हो जाता है। इतना समझ में आता है कि स्विच बंद कर दिए, पंखा बंद हो गया, स्विच ऑन कर दिए, पंखा अपना चालू हो गया, आराम से अपन को हवा लग रही है। तो उसी तरीके से समझो कि जब जीन ऑन होगा, ऑन मतलब एक्सप्रेस हो रहा है अब आपका जीन, तो अगर एक्सप्रेस हो रहा है, जीन ऑन है, तो मतलब सारे काम चालू है। जीन ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, फिर ट्रांसलेशन भी करेगा। लेकिन जब जीन को ऑफ कर दिया गया, आप सिंपल लाइट से यूज कर सकते हो, फैन से, जब जीन ऑफ हो गया यानी कि नो एक्सप्रेशन, जब नो एक्सप्रेशन है, जीन ऑफ हो गया, अब वो कोई काम नहीं करेगा, ना तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ना तो ट्रांसलेशन करेगा। आपको ये पूरा पेज समझ में आ गया। इसके बाद देखो, ये तो हम लोगों ने अभी बात किया है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सिर्फ देखो, सिर्फ देखने में, और लैंग्वेज बहुत टफ लिखी गई है एनसीईआरटी की। ये बात है कि लैंग्वेज बहुत टफ लिखी गई है, इसलिए आपको नहीं समझ में आता है। तो देखो, जीन हम लोगों ने दो टाइप के पढ़े। एक होता है जब जीन एक्सप्रेस हो रहा है, एक जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। एक्सप्रेस हो रहा है मतलब जीन ऑन है उस सिचुएशन में, और अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो जीन ऑफ है। ऑन होने का क्या मतलब है, अगर जीन ऑन है का क्या मतलब है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा होगा, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। जीन ऑन है का क्या मतलब है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। लेकिन अगर ऑफ है, ऑफ का क्या मतलब है, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, जीन दो टाइप की होती है, जीन दो टाइप की होती है। अभी यहाँ पे सिर्फ आप नाम देख लो, थोड़ा बहुत समझ लो, आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने ये दो टाइप की जीन क्यों पढ़ी थी। तो जो जीन है वो दो टाइप की है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई चीज इंड्यूस हो रही है। एक सिंपल लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश किया करो जो कि आपको समझ में। इंड्यूसिबल मतलब कोई चीज इंड्यूस हो रही है, रिप्रेसिबल मतलब कोई चीज रिप्रेस की जा रही है, खत्म हो जा रही है। समझ में आया। इंड्यूसिबल मतलब अगर पंखा बंद है, स्विच ऑफ है, पंखा बंद है, उस टाइम पे पंखा चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, यही करना पड़ता है ना। तो जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसको बोला जाता है इंड्यूसिबल जीन। जनरली अपनी जीन्स ऑफ होती हैं, कुछ जीन होती हैं जो जनरली ऑफ होती हैं, मतलब नो एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रही है। तो जब जीन ऑफ है और ऑफ होने के बाद वो ऑन हो, इस टाइप की जीन को इंड्यूसिबल कहा जाएगा। वहीं पे कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो जनरली अपनी ऑन होती हैं, जनरली वो ऑन है, पंखा अपना चालू है, चलने दो, ठीक है, उसके बाद वो ऑफ हो जाती हैं, तो उसको रिप्रेसिबल जीन कहा जाता है। और एग्जांपल इंड्यूसिबल का है लैकोपेरॉन और रिप्रेसिबल का एग्जांपल है ट्रिप्टोफैनोपेरॉन। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप बस इतना समझो। इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल मतलब इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस मतलब क्या, चालू कर रहा है कोई काम। तो ऑन बाद में होगा, जनरली अपनी जीन ऑफ थी, उसमें इंड्यूस किया गया है कुछ, तो ऑफ के बाद ऑन हो गया ना। तो यहीं से आप नाम से समझने की, रिलेट करने की कोशिश करो। इंड्यूसिबल जीन का क्या मतलब है कि जनरली अपनी जीन ऑफ थी, कुछ इंड्यूस किया गया होगा तो जीन अपनी ऑन हो गई। रिप्रेसिबल का मतलब क्या है कि रिप्रेसिबल, रिप्रेस हो रही है, तो लास्ट में ऑफ रखना कि जनरली जीन अपनी ऑन थी, कुछ हुआ होगा तो वो जीन ऑफ हो गई। लर्न करना सीखो, किस तरीके से लर्न करते हैं। इंड्यूसिबल नाम से क्या है, कुछ इंड्यूस हो रहा है, कुछ तो ऑन हो रहा होगा, तो मतलब पहले वो बंद रहा होगा तभी तो ऑन होगा। तो पहले जीन जनरली ऑफ होती हैं, फिर वो ऑन होती हैं, ऐसी जीन को इंड्यूसिबल जीन कहा जाता है। एग्जांपल आता है अपना लैकोपेरॉन जो कि अपने सिलेबस में है। रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल नाम से क्या जाहिर है, कोई चीज है जो बंद हो रहा होगा, तो अगर लास्ट में बंद हो रहा है तो मतलब पहले चालू होगा, तो मतलब जनरली जीन्स ऑन थी, जनरली जीन्स ऑन थी, बाद में वो ऑफ हो गई है। एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपेनॉन, ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है। नेक्स्ट ये आता है कि जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से होता है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है। तो एक बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखी गई है जो आपको नहीं समझ में आती कि प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज एट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल, कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो कहां पे इनिशिएट हो जाता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल होता है ना, यहीं पे। आप एक बात समझो कि जैसे मान लो ये जीन है, जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बन गया, ट्रांसलेशन हुआ, एंजाइम बन गया। देखो, जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बन गया, आरएनए में, mRNA में ट्रांसलेशन होगा तो अपना एंजाइम बन जाएगा। लेकिन जीन को जब एक्सप्रेस कराना होता है उस टाइम पे क्या होता है कि अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो जब जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं उस टाइम पे जो उनका प्रीडोमिनेंट साइट है वो अपना ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ही होता है, वहीं पे जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इतना, ये सब अभी आपको बहुत डिटेल, मैंने आपको बोला था कि शुरुआत का कुछ टाइम होगा बेटा जो आपको बोर करेगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर अभी आपको हर एक चीज बहुत इजी लगने वाली है। तो क्या लाइन है कि प्रीडोमिनेंट साइट फॉर
कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज एट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल। आप इतना ध्यान रखना है कि जो प्रीडोमिनेंट साइट होता है जीन एक्सप्रेशन का, वो कहां पे शुरू होता है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही शुरू हो जाता है। मतलब वो आरएनए ही नहीं बनने देगा। जब आरएनए ही नहीं बनने देगा तो एंजाइम कहां से बनेगा? आप ये मत मार्क कर देना कि ट्रांसलेशन के लेवल पे होता है। नहीं, ट्रांसलेशन के लेवल पे नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है। अब जो जीन रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म हुई पहली बार, उसको किसने दिया? मैकेनिज्म किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम है जैकब एंड मोनेट। ये यहां से सवाल आता है। दो साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनेट। उन्होंने जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स उन्होंने ही बताया, और उन्होंने काम किया था कौन से बैक्टीरिया के ऊपर? ई कोलाई। हर जगह सिर्फ ई कोलाई। तो इसको ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको याद करने में टफ होगा। तो जैकब और मोनेट ने किस पे सर्च किया था? रिसर्च उनका किस पे था? ई कोलाई के ऊपर। और जैकब और मोनेट ने ही क्या मॉडल दिया? कौन सा मॉडल दिया? ओपेरॉन मॉडल दे दिया। ठीक, जैकब एंड मोनेट ने ओपेरॉन मॉडल दे दिया। उन्होंने जिस पे काम किया था, जिस प्रोकैरियोट पे, जिस बैक्टीरिया पे, वो था आपका एस्केरिया कोलाई। अब बात आती है कि ओपेरॉन क्या आता है, क्या होता है ओपेरॉन? तो देखो, ओपेरॉन मतलब क्या है कि ओपेरॉन मतलब क्या होता है कि कई सारी जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स, जैसे मान लो ये अपना डीएनए है, इस डीएनए के अंदर कई सारी जीन्स है। ठीक, जब ये सारी जीन्स आपस में मिल करके, सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल डीएनए दिख रहा है, जब इन सारी जीन्स आपस में मिल करके कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे, ठीक, आपस में मिलकर के कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे और ये एक दूसरे से लिंक हो। जैसे मान लो आपके घर में रोटी बन रही है, तो किसी ने आटा लगा लिया, किसी ने रोटी सेक दिया, ठीक है, इस तरीके से, और किसी ने रोटी बना दी। इस तरीके से क्या होता है कि आप सबके दो तीन लोगों के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट किए। यही चीज होती है ओपेरॉन में कि ग्रुप ऑफ जीन्स का ग्रुप होता है जिनके फंक्शंस एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से रिलेट फंक्शन होते हैं और एक ही क्रोमोसोम या डीएनए पे होता है। मैंने क्या बोला कि ये मान लो ये आपका डीएनए है, इसके अंदर कई सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जब जीन्स के कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके आपस में फंक्शंस सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलने वाला। तो ऐसे अगर जीन्स हैं जो कि एक ही डीएनए पर हैं और उनके फंक्शंस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उसको ओपेरॉन बोला जाता है। ओपेरॉन बोला जाता है। ओपेरॉन मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स, कई सारे जीन्स जिनके आपस में फंक्शंस रिलेटेड हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन कुछ और नहीं है, जब कई सारे, एक डीएनए है उसमें कई सारे जीन्स हैं, जब एक ही डीएनए के कई सारे जीन्स के फंक्शंस आपस में रिलेट हो जाएं तो उसी को ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक, ये आपका डीएनए है, इसमें ये सब अभी आपको याद हो जाएगा। ये क्या लिखा है ना, क्या लिखा है, ये सब आपको याद हो जाएगा। फिलहाल समझो ये अपना डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, इसमें ये कई सारी जीन्स दी गई, ये आई पी ओ जेड वाई ए, ये अल्फाबेट नहीं लिखा गया है, ये कई सारी जीन्स है, ये सब जीन्स है, ठीक है, और इन सबके फंक्शंस आपस में रिलेटेड है। इन सबके, आई का फंक्शन रिलेट है, पी का, ओ का, जेड का, वाई का, ए का, हर एक चीज का फंक्शन रिलेटेड है और सबका नाम है, ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं और यहीं से टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग होता है। ये सारे जीन्स हैं, सारे जीन्स हैं किस पे हैं? एक सिंगल डीएनए पे। सारे जीन्स एक सिंगल डीएनए पे हैं, इनके सारे के फंक्शंस रिलेटेड हैं, तो मतलब अब इसको ओपेरॉन बोला जाता है। तो ओपेरॉन में क्या होता है? ओपेरॉन में कई सारे जीन्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो ये ZYA है, ZYA, ये तीनों क्या होता है? ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन होता है। ZYA स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है। आई, इसी आई को इनहिबिटर बोला जाता है। इंड्यूसर मत समझ लेना, ये आई कुछ और नहीं है। आई क्या है? आई आपका इनहिबिटर है। अभी आपको सब, मेरे को 5-10-15 मिनट दो, 10-15 मिनट दो, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी और बाद में हम लोग ये सारी चीजें रिपीट भी करने वाले हैं। तो ये आई क्या है? अपना आई अपना इनहिबिटर है और इसी आई को रेगुलेटर जीन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेगुलेटर जीन भी आई को बोला जाता है। पी क्या है? पी से प्रमोटर, आई से इनहिबिटर, ओ से ऑपरेटर। मुझे नहीं लगता आपको इन तीनों में कोई डाउट है, ठीक। क्या? आई से इनहिबिटर, और इनहिबिटर को क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटर जीन भी आई को ही बोला जाता है और यह है इनहिबिटर। पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर, और ये जो बचा ZYA, ये है अपना स्ट्रक्चरल जीन, ये है अपना स्ट्रक्चरल जीन। तो समझ में आया कि ये एक डीएनए है, डीएनए पे कई सारे जीन्स लगे हुए हैं और इनके फंक्शंस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इसको ओपेरॉन बोला जा रहा है। और ओपेरॉन में कई सारे जीन्स होते हैं। कौन से जीन्स पढ़े हम लोगों ने? 4 टाइप के जीन्स पढ़े। स्ट्रक्चरल जीन्स, फटाफट से मेरे साथ आपको भी रिपीट करना है कि स्ट्रक्चरल जीन्स में कौन कौन से जीन है? ZYA 3, ठीक, ZYA। फिर कौन सा है? रेगुलेटरी जीन, उसी को इनहिबिटर भी बोला जाता है। इनहिबिटर आई मतलब आई जीन। फिर है प्रमोटर पी का अल्फाबेट पकड़ लो, पी, प्रमोटर को किससे डिनोट किया गया है? पी से। फिर है अपना ऑपरेटर को ओ से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट देख लो एग्जाम्पल क्या दिया गया ओपेरॉन के। कई सारे ओपेरॉन होते हैं, जैसे लैक ओपेरॉन, लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन,
एराबिनोज ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, ये सब आप याद कर लेना, ठीक है। वैसे भी आप एग्जाम ऑप्शन में देखोगे तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा। हम लोग के सिलेबस में है इकलौता अपना लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन क्या है? लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, लैक्टोज को और क्या बोलते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड, जहां पे साइडेज लगा दिया, जहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जहां पे एएससी लगा, अब ये लैक्टोज ना रहा, अब ये बन गया क्या? अब ये हो गया अपना एंजाइम, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइड क्या है? लैक्टोज है, बट बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम है। अगर लास्ट में एज लग गया तो अब ये एंजाइम हो गया। बीटा गैलेक्टोसाइड स्टैंड फॉर लैक्टोज, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन क्या है? लैक मींस लैक्टोज। लैक ओपेरॉन में क्या होता है? लैक ओपेरॉन में मेटाबॉलिज्म होता है किसका? लैक्टोज का, मतलब कैटाबॉलिज्म होता है लैक्टोज का, ठीक है। लैक्टोज को ब्रेक किया जाता है, और जब लैक्टोज को ब्रेक किया जाता है, देखो लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड है। लैक्टोज को जब ब्रेक किया जाएगा तो ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में इसका ब्रेक होता है। तो ये अपना डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अपना मोनोसैकेराइड है, ठीक है, मोनोसैकेराइड है। तो लैक ओपेरॉन क्या होता है? लैक ओपेरॉन में अपना लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म कर किसके लिए रहे हैं? ताकि एनर्जी मिले, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी के लिए कैटाबॉलिज्म किया जा रहा है लैक्टोज का। तो लैक्टोज जैसी को बीटा गैलेक्टोसाइड भी बोला जाता है, डाइसैकेराइड होता है, और जब ये ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। जब डाइसैकेराइड का ब्रेक होता है तो वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बात समझो कि जैसे मान लो ये अपना ग्लूकोज था, ये अपना लैक्टोज है। लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से, ठीक। ये अपना क्या है? ये अपना है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज है। अब ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में मिलकर के अपना लैक्टोज बनाए, उसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हमें इसका लैक्टोज का ब्रेकडाउन कराना है। एंजाइम कौन सा चाहिए होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, और ग्लूकोज को गैलेक्टोज से अलग कर देता है। ग्लूकोज अलग हो जाता है और गैलेक्टोज अलग हो जाता है, ठीक है, यही होता है। हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ये आपस में, ये लैक्टोज है, ठीक। लैक्टोज आपस में ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बना है, और इनको जो जोड़े के रखा है उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो लैक्टोज को ही तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बोला गया था, सॉरी बीटा गैलेक्टोसाइड बोला गया था ना, साइडेज हो गया तो एंजाइम हो गया। तो जो लैक्टोज है, अब इसको ब्रेक करने वाला एंजाइम चाहिए होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? यहां पे एक्ट करेगा इस बॉन्ड को, और इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, और क्या बनता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बन जाता है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? जीन ऑन या ऑफ कराता है। आप एक बार समझो, जीन ऑन होगा, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन सा जीन ऑन हुआ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, कौन सा जीन ऑफ हुआ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझो कि जब जीन ऑन होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जितनी, मैंने क्या बोला था, जीन रेगुलेशन मतलब क्या होता है? जब जीन जरूरत के हिसाब से एक्सप्रेस होने लगे, रेगुलेट होने लगे, प्रोडक्ट बनाने लगे, एंजाइम बनाने लगे, मतलब जीन को जरूरत है, ठीक है, जैसी जरूरत होगी सेल को, उस हिसाब से जब जीन रेगुलेट होने लगे, ठीक है, एंजाइम बनाने लगे, उस टाइम उसी को बोला जाता है कि जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत थी तो जीन ऑन हुआ, एंजाइम बनवा दिया, इस टाइम पे जीन ऑन होता है। लेकिन जब हमें इस एंजाइम की जरूरत नहीं होगी उस टाइम पे जीन ऑफ होता है, और ये एंजाइम उस टाइम पे नहीं बनता। तो जब हमें एंजाइम की जरूरत थी तो जीन ऑफ हो गया, और जब एंजाइम की जरूरत नहीं थी तो उस टाइम पे जीन अपना ऑफ था, ठीक है। एक दो टर्म दिया गया है लैक ओपेरॉन में। पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक क्या होता है? तो देखो मोनोसिस्टोनिक क्या है, जब सिंगल एमआरएनए सिंगल प्रोटीन बनाते हैं तो उसको मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं, और जब एक ही एमआरएनए कई सारे प्रोटीन बनाता है, कई सारे एंजाइम को कोड करता है, तो उसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। अब पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि पॉलीसिस्टोनिक वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि आप देखोगे कि सिंगल एमआरएनए था, सिंगल एमआरएनए है वो 3 एंजाइम बनवाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, परमिएज, एक और है ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। ये पूरा क्या है, जीन्स ऑफ लैक ओपेरॉन, ये हम लोग अब देखेंगे। देखो ये अपना है डीएनए, ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना है डीएनए, ये अपना है डीएनए, ठीक है। यहां से देखो सारे जीन सब हम लोग पढ़ने वाले हैं।
प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ओहो एक मिनट, देखो प्रमोटर, ऑपरेटर, फिर Z, Y, फिर A। ठीक है, इतनी चीजें हैं, हम लोगों ने लैक ओपेरॉन में इतनी चीजें पढ़ी थी। अब क्या होता है, ये क्या है, ये अपना है I स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। और आई का क्या नाम बोला था, फटाफट से जवाब आना चाहिए। अब जहां कहीं पे भी वीडियो देख रहे हो वहीं पे आपको जवाब आना चाहिए कि आई को और क्या बोला गया था। आई को बोला गया था रेगुलेटरी जीन। ठीक, आई ही रेगुलेटरी जीन होता है और आई को ही इनहिबिटर बोला जाता है। तो आई जीन क्या करता है, आई जीन क्या किया, आई जीन आपका एमआरएनए बनवाता है। ठीक, आई जीन एमआरएनए बनवाया तो एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये नॉर्मली एक्टिव होता है। ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन आपका नॉर्मली एक्टिव होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो आई जीन था, आई जीन से एमआरएनए बना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। कोई डाउट है आपको, तो आई जीन से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बनकर अपना प्रोटीन, प्रोटीन है रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन, आवाज आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। एमआरएनए से बनकर अपना रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो अपना एक्टिव होता है। रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होता है और एक्टिव होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये बाइंड करता है ऑपरेटर से। इस तरीके से ये बाइंड करेगा ऑपरेटर से। पिंक कलर जो आपको दिख रहा है ना, वो अपना रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर गया। ठीक, तो इस तरीके से ये बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से। और जब ये ऑपरेटर से बाइंड करता है तो यहां पे एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यूजुअली बाइंड करता है अपने प्रमोटर से, लेकिन जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग को रोक देता है। मतलब अब समझो, इनहिबिटर था, ठीक है, आई जीन था, आई जीन से बना एमआरएनए। आपको कहीं पे भी कुछ भी ना याद है समझ जाओ, जीन है, ठीक है, आई जीन है, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। हर चीज बोलो, भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो। जीन है, वहां से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। आई जीन है, आई जीन से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बना अपना प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है, एक्टिव। और एक्टिव है वो क्या कर रहा है, तो जब रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होता है तो वो ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाता है। और बाइंड तो हो गया, अब इसका क्या काम है, तो जब ये ऑपरेटर से बाइंड होता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग को रोक देता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज आपके कहां पे बाइंड होना चाह रहा था, प्रमोटर रीजन पे, तो ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन इसके बाइंडिंग को रोक देता है। इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती, तो जब इसकी बाइंडिंग नहीं होती है तो आगे कुछ नहीं बन पाता। अब आगे क्या बनने वाला था वो हम लोग अभी बताएंगे। फिलहाल समझो कि अब आगे कुछ नहीं बन पाता। ठीक है, आगे कुछ नहीं बनता। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग रिप्रेसर प्रोटीन ने रोक दी। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं बन पाया। ठीक है, ना यहाँ पे एमआरएनए बना और ना यहाँ पे कुछ और बना, ना कोई एंजाइम बना। सिंपल सी चीज है, इनहिबिटर था, ठीक है, आई जीन है, आई जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव था, किससे जाके बाइंड हुआ, ऑपरेटर से। और जब वो ऑपरेटर से बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर से बाइंड होना चाहता था, उसके बाइंडिंग को रोक दिया और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एमआरएनए नहीं बन पाया। ठीक है, एमआरएनए नहीं बन पाया। ये कौन कराया, अपना कराया रिप्रेसर प्रोटीन। अब क्या होता है, क्या हमेशा ऐसा होता है कि बाइंडिंग नहीं हुई, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। कई बार मैंने क्या बोला था, जब जरूरत होगी एनर्जी की तो उस टाइम पे जीन ऑन होगा, जब जरूरत नहीं होगी तो जीन ऑफ रहेगा। इस सिचुएशन में अपना जीन ऑफ है। लेकिन अब क्या होता है, मान लो हम एनर्जी की जरूरत है सेल को, अब क्या होगा, अब क्या होता है कि सेल के अंदर आता है लैक्टोज। चाचा आते हैं सेल के अंदर, कौन आया, लैक्टोज आया गया सेल के अंदर। तो जब सेल के अंदर लैक्टोज आता है, लैक्टोज क्या होता है, इंड्यूसर होता है। लैक्टोज क्या होता है, इंड्यूसर। इनहिबिटर में कभी कंफ्यूज मत होना, इनहिबिटर मींस आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। और इंड्यूसर मतलब जो कुछ तो करा रहा है जिंदगी में, अच्छा बुरा कुछ तो करा रहा है, एक्चुअली अच्छा ही करा रहा है। तो लैक्टोज स्टैंड फॉर इंड्यूसर एंड आई जीन स्टैंड फॉर इनहिबिटर। दोनों में कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, आई को क्या इंड्यूसर टिक करके आ जाते हैं। किस बात की जल्दी भाई आपको, तो आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर, इनहिबिट कर रहा है बेटा। ये देखो रिप्रेसर प्रोटीन है, बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं बन पाया। आप यहीं से लिंक कर लो कि इनहिबिटर है, कुछ तो गड़बड़ी कर रहा होगा। लैक्टोज इंड्यूसर है, कुछ अच्छा काम कर रहा होगा, ऐसे समझ लो। तो जब लैक्टोज आता है सेल के अंदर तो ये क्या करता है, लैक्टोज अपना रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव से इनएक्टिव कर देता है।
ठीक है, अब हो गया आपका रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव। अब आपका रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गया, लैक्टोज सेल के अंदर आ गया, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गया। अब जब रिप्रेसर प्रोटीन आपका इनएक्टिव हो जाता है तब वो क्या होता है, तब वो नहीं बाइंड करता, तब वो प्रमोटर से ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता। तो जब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता, अब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। जब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता तो आरएनए पॉलीमरेज बनता है, बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज आपके प्रमोटर से बाइंड करता है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं हुआ ऑपरेटर से, तो जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर से बाइंड होना चाहता था वो बाइंड हो जाएगा। वो बाइंड हो गया तो जिंदगी अच्छी हो गई। जिंदगी अच्छी हो गई का मतलब अब एमआरएनए बनेगा। अब एमआरएनए बनेगा और ये एमआरएनए सिंगल एमआरएनए होता है। क्या सिंगल एमआरएनए होता है? सिंगल एमआरएनए होता है। अब सिंगल एमआरएनए होता है तो अब क्या बनेगा, अब एंजाइम्स बनती है। तो आप इस तरीके से समझो कि जो जेड जीन है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और हम लोगों ने पहले ही क्या सीखा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा था, लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर रहा है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज ब्रेकडाउन कर रहा है। ठीक है, वाई क्या करता है, वाई से आता है परमिएज। ठीक है, परमिएज ही है। ठीक है, और परमिएज क्या करता है, लैक्टोज की एंट्री कराता है सेल के अंदर। ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो लैक्टोज है ना, ये जो सेल के अंदर आया, लैक्टोज सेल के अंदर कैसे आता है, ये परमिएज कराता है, परमिएज एंट्री कराता है। ठीक, कौन कराता है? परमिएज। और ए स्टैंड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। वहां पे आपको विजिबल नहीं हुआ, यहां समझ, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, बेसिकली ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम से एसिटिल ग्रुप को तोड़ता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे जाकर के एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। मतलब ये क्या किया, एसिटिल, नॉर्मली समझो, एसिटिल, ट्रांस एसिटाइलेज क्या किया, एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसमें से एसिटाइल को ब्रेक किया और इस एसिटाइल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज से जाके जोड़ देता है। और जोड़ने से क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यही होता है। ये जो मैंने इस पूरे पेज पे सब कुछ लिखा है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी मैं आपको 2-3 बार और समझाने वाली हूं। ठीक है, देख लो क्या होता है। जीन्स ऑफ लैकोपेरॉन, अगर आपको ये नहीं याद है तो पता नहीं क्यों नहीं याद है। अगर आपको नहीं याद है तो सुबह ही मैंने बोला था, मेरे साथ में मेरी कजन रहती है तो उसने मेरे को एक ट्रिक बताई है, तो मैं आपको बताती हूँ। उसने किस तरीके से याद किया है, पिपोजया। ठीक, पिपोजया, पिपोजया कुछ तो ऐसा ही, पिपोजिया, पिपोजया कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। पिपोजया आप याद कर सकते हो, सिंपल है पिपोजया, आप भूलने वाले भी नहीं हो। ये मेरी ट्रिक नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हो, पिपोजया। ठीक है, आई होप आपको, पिपो, PIPO, जया, ZYA, क्योंकि सीरियल से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, PIPO ZYA। ठीक है, इतना समझ गए। एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, आप ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो यहां पे क्या लिखा गया है कि, अभी आपको दिखेगा ही नहीं, देखो ये 2 डायग्राम बनाए गए एनसीईआरटी में। ठीक है, लैकोपेरॉन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये आई जीन है, आई जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब देखो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, ऑपरेटर से बाइंड कर गया। अब जब ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर से बाइंड होना चाहता था वो बाइंड नहीं होगा, और जब वो बाइंड नहीं होगा तो आगे एमआरएनए नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे इंड्यूसर एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे लैक्टोज नहीं है। अब यहाँ पे लैक्टोज नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे देख लो क्या लिखा है कि रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ये मैंने बोला रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। कि जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं हो पाया पी से, तो जो जीन था उससे एमआरएनए नहीं बन पाया। मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन क्या किया, अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से ही तो एमआरएनए बन रहा था। रिप्रेसर प्रोटीन क्या किया, जब रिप्रेसर प्रोटीन आपका ऑपरेटर से जाके बाइंड हुआ उस टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड हो पाया प्रमोटर से, और जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक गया और एमआरएनए नहीं बना। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन था अपना, लैक्टोज था। जब लैक्टोज सेल के अंदर आएगा तो वो क्या करता है, वो इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। जब इनएक्टिव हो गया तो अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता, जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता तो अब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। अब एमआरएनए बन जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रमोटर से जुड़ जाएगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों हो जाएगा। 3 एंजाइम बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। यही सिंपल सी चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो देख लो, ये है प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA।
ठीक है, ये इतनी सारी जीन्स है। ZY ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। 4 जीन्स पढ़ी थी, कौन कौन सी मेरे साथ बताओ, स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सी, ZYA। ठीक है, रेगुलेटरी जीन, I जीन को रेगुलेटरी जीन कहा जाता है, उसी को इनहिबिटर भी कहा जाता है। P स्टैंड फॉर प्रमोटर, O स्टैंड फॉर ऑपरेटर। तो I क्या है, इनहिबिटर, इसी को क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन। I जीन से क्या बना, mRNA, ट्रांसक्रिप्शन हुआ I जीन में तो बन गया mRNA, mRNA से बन गया प्रोटीन थ्रू ट्रांसलेशन। अब ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन जनरली अपनी एक्टिव रहती है। फिलहाल के लिए इतना डायग्राम छोड़ दो, फिलहाल याद रखो रिप्रेसर प्रोटीन अपनी एक्टिव रहती है। तो जब एक्टिव है रिप्रेसर प्रोटीन तो ये बाइंड होती है ऑपरेटर से, ये कुछ इस तरीके से ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है। ठीक, ये ऑपरेटर से बाइंड हो गई और बाइंड हो गया तो अब क्या हुआ, अब आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाया, आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा प्रमोटर से। तो अब क्या होता है, तो जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाया तो अब ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना तो ट्रांसलेशन होगा। ये चीजें मैंने कब के लिए बताई हैं, ये चीजें मैंने बताई हैं बेटा जब लैक्टोज इंड्यूस होता है तो वो रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है, और जब रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है तब क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं होती, ऑपरेटर से बाइंड नहीं होती तो उसके बाद सिंगल एमआरएनए बनता है, जिसकी वजह से ये 3 एंजाइम्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तब क्या होता है, ये 3 एंजाइम्स बन जाते हैं। कौन कौन से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है। परमीएज क्या करता है, सेल के अंदर लैक्टोज को लेकर के आता है, और साथ ही साथ ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल कोएंजाइम ए को से एसिटाइल ग्रुप को हटाता है और एसिटाइल को इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज से जाके जोड़ देता है, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए कि जब परमीएज बना ही नहीं था तब ये परमीएज लैक्टोज की एंट्री कैसे करा रहा है। ठीक है, परमीएज तो बाद में बना ना जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो जब परमीएज था ही नहीं तो परमीएज का फंक्शन क्या है कि लैक्टोज की सेल के अंदर एंट्री कराना। तो इसका क्या मतलब है कि जब परमीएज था ही नहीं तो लैक्टोज कैसे लैक्टोज की एंट्री करा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर हमेशा लैकोपेरॉन चलता रहता है। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये सेल के अंदर हमेशा चलता रहता है, हमेशा। इतना नहीं, बहुत कम मात्रा में परमीएज हमेशा बनता रहेगा, बहुत कम, बहुत लिमिटेड मात्रा में परमीएज हमेशा बनता रहेगा, क्योंकि यही परमीएज है जो लैक्टोज को सेल के अंदर लेकर के आएगा। ठीक है, बहुत कम मात्रा में लैकोपेरॉन हमेशा चलता रहता है, जिसकी वजह से परमीएज रहेगा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, जिसकी वजह से ये लैक्टोज अपना सेल के अंदर इंड्यूस हो जाता है। देखो, ऑलवेज फॉर्म, ये चीज यहां पे है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, एक मिनट, जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये हमेशा बनती रहती है, चाहे लैक्टोज हो या लैक्टोज नहीं है। अगर लैक्टोज होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा, इनएक्टिव कर देगा तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगी, बाइंड नहीं हो पाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन भी करा देगा और उसके बाद ट्रांसलेशन भी हो जाता है, और 3 एंजाइम्स बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो देखो, तीनों एंजाइम क्या क्या किया, 3 एंजाइम है, एक एंजाइम क्या किया, ब्रेक किया लैक्टोज को, लैक्टोज किसको, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। दूसरा एंजाइम है परमीएज, परमीएज क्या किया, लैक्टोज को सेल के अंदर लेकर आया। देखो, ये है सेल, ये रहा परमीएज, ये बाहर रहे लैक्टोज सारे लटके हुए, तो ये क्या करता है, लैक्टोज को सेल के अंदर लेकर के आता है, समझ गए, लैक्टोज को सेल के अंदर लेकर आता है। उसके बाद आता है ट्रांस एसिटाइलेज, मैंने पहले ही बोल दिया, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम्स में से एसिटाइल ग्रुप को ब्रेक करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज से जाके जोड़ देता है, और जोड़ने से फायदा क्या हो रहा है, एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ जाती है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो जाती है एसिटाइल ग्रुप लगने की वजह से। अब बात आती है कि मैकेनिज्म क्या होती है लैकोपेरॉन की, कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तब क्या होता है और जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब क्या होता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, बट एक बार फिर से देख लो। क्या मैंने बोला, कौन सा ट्रिक था, पिपोजया, पिपोजया। वैसे मैं ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करती, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप याद कर सकते हो, पिपोजया। ठीक है, तो आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर। आई क्या करता है, आई में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या बना, एमआरएनए, एमआरएनए से बना ट्रांसलेशन के थ्रू रिप्रेसर, कब, अब्सेंट। अब देखो सिंपल सा फंडा है, लैक्टोज अब्सेंट है तो जब लैक्टोज अब्सेंट है तो क्या क्या मैंने बताया, लैक्टोज अब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव रहेगी, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव रहेगी तो ऑपरेटर से बाइंड करेगी, और जब वो ऑपरेटर से बाइंड करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा ना तो ट्रांसलेशन होगा। इस टाइम पे जीन अपनी ऑफ है, क्योंकि एंजाइम नहीं बन रहा है, इसका मतलब जीन ऑफ है। एंजाइम नहीं बन रहा है तो मतलब जीन ऑफ है। मैंने क्या तब बोला था कि जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत होगी, जब लैक्टोज का हमें ब्रेक डाउन करना होगा तब जीन ऑन रहेगी और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाएगी, जिसकी वजह से लैक्टोज का ब्रेक डाउन होगा। लेकिन जब जरूरत नहीं है तो उस टाइम पे जीन ऑफ है।
तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर लेता है, आरएनए पॉलीमरेज नहीं बन पाता, आरएनए पॉलीमरेज नहीं बन पाता तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। इस टाइम पे जीन ऑफ है, कब? जब लैक्टोज एब्सेंट है। वहीं इसी का रिवर्स होता है जब लैक्टोज आपका प्रेजेंट है। लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है, रिप्रेसर प्रोटीन पे जाता है और उसको इनएक्टिव कर देता है। बेचारा एक्टिव था, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, लैक्टोज ने उसको इनएक्टिव कर दिया, बट इनएक्टिव करने के बाद भी फायदे ही फायदे। जब इनएक्टिव कर दिया तो रिप्रेसर प्रोटीन को आराम मिल गया, वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर जाता है, और जब आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रमोटर से बाइंड कर गया फिर मजा आ जाती है, फिर सारे तरीके के ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। अब जो आपके 3 एंजाइम थे वो तीनों बन गए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बन गया, परमीज भी बन गया, ट्रांस एसिटाइलेज भी बन गया। ठीक है सॉरी, मेरे साथ पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी याद हो रहा है मुझे बताओगे, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो देखो, जब अपना एंजाइम बन गया इस टाइम पे जीन ऑन है। मैंने क्या बोला था कि अगर एंजाइम बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो उस टाइम पे जीन अपना ऑन होगा। जीन एंजाइम बना दिया, जीन ऑन है। जब जीन एक्सप्रेस नहीं होता, नो एक्सप्रेशन, तब जीन अपनी ऑफ होती है। जब लैक्टोज एब्सेंट था तो जीन ऑफ थी, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जीन अपनी ऑन है। लैक्टोज स्टैंड, लैक्टोज को इंड्यूसर बोला जाता है और आई को इनहिबिटर बोला जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। लैकोपेरॉन जनरली ऑफ होता है, फिर ऑन होता है। जनरली ऑफ मतलब जब लैक्टोज इंड्यूस नहीं कराया गया था ना, लैक्टोज सेल के अंदर नहीं था, तो लैकोपेरॉन नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहा था बंद बंद बंद। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जीन कितने टाइप के थे? 2, इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल, इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल मतलब कोई अच्छी चीज हो रही है, मतलब अब स्विच ऑन हो रहा है, तो मतलब ऑन कब होगा? पहले बंद रहा होगा। तो इंड्यूसिबल मतलब पहले ऑफ था फिर ऑन हुआ, तो इंड्यूसिबल मतलब क्या होता है? पहले तो जीन अपनी ऑफ थी फिर अपनी जीन ऑन हो गई। तो जो लैकोपेरॉन है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो आपको यहाँ पे यूज हो गया कि लैकोपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। पहले जीन्स ऑफ होती है, कोई एंजाइम नहीं बन रहा था, लेकिन बाद में जब लैक्टोज इंड्यूस होता है उस टाइम पे जीन एक्सप्रेशन शो करती है और सारे एंजाइम्स बनते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं लैकोपेरॉन के, जैसे लैक को क्या बोलते हैं? लैक्टोज, ये कैटाबॉलिक पाथवे होता है। लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, कुछ टाइम के बाद गैलेक्टोज का भी ब्रेकडाउन होता है, वो भी ग्लूकोज बना देता है एंड अल्टीमेटली एनर्जी मिल जाती है सेल को। इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं, मतलब पहले ऑफ था फिर ऑन था। इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज पढ़े, बट लैक्टोज या एलोलैक्टोज होता है। एलोलैक्टोज होता है। एलोलैक्टोज क्या है? आइसोमर ऑफ लैक्टोज है। जब भी आपको एग्जांपल में मिले, दोनों ऑप्शन दिया जाए, 4 ऑप्शन में से एक दे दिया लैक्टोज, एक दे दिया एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज को ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि एक्चुअली जो इंड्यूसर था वो अपना एलोलैक्टोज था। बट अगर आपको ऑप्शन में एलोलैक्टोज ना मिले तब लैक्टोज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बट अगर ये दोनों है तो हमेशा प्रेफरेंस देना एलोलैक्टोज को, क्योंकि वही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन प्रेजेंट इन सेल ऑलवेज। मैंने पहले ही बोला था कि सेल में हमेशा लैकोपेरॉन चलता रहता है, भले ही बहुत थोड़ी मात्रा में चलेगा। क्यों? क्योंकि परमीएज चाहिए ना यार, परमीएज चाहिए हमको, परमीएज चाहिए, परमीएज ही तो लैक्टोज को सेल के अंदर लेकर के आएगा, तो इसलिए हमेशा लैकोपेरॉन का चलना जरूरी होता है। तो सेल के अंदर लैकोपेरॉन वेरी लो लेवल, बहुत कम लेवल पे हमेशा चलता रहता है, अदरवाइज लैक्टोज सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि लैक्टोज को सेल के अंदर आने के लिए परमीएज हमें चाहिए, और परमीएज होने के लिए लैकोपेरॉन का चलना जरूरी है, क्योंकि वो चलेगा, जीन ऑन होगी तभी जाकर के अपना परमीएज बनता है। अब देखो लास्ट पॉइंट है 6 कि लैकोपेरॉन सो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? नेगेटिव मतलब समझो कि ये डीएनए है, डीएनए पे जब कोई मॉलिक्यूल बना, ठीक है, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल बाइंड किया, अब जब आरएनए नहीं बन पाया, ना आरएनए बना, आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ऐसा कहां पे आपने देखा? जो रिप्रेसर प्रोटीन था वही तो ये कर रहा था कि जब डीएनए था, डीएनए पे कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है, वहां पे आरएनए नहीं बन पाता। और उसी तरीके से जब पॉजिटिव देखेंगे तो मान लो ये डीएनए है, डीएनए पे मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है और आरएनए बन जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा कैटाबॉलिक एक्शन प्रोटीन। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये मत ध्यान रखो, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम्पल ध्यान रख लो कि कैटाबॉलिक एक्शन प्रोटीन होता है एग्जाम्पल, और रिप्रेसर प्रोटीन होता है जहां पे डीएनए से मॉलिक्यूल बाइंड करके आरएनए नहीं बनाता, इसलिए कहा जाता है कि लैकोपेरॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों शो करता है। और फिर है लैक्टोज। लैक्टोज का ब्रेकडाउन किसमें होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में होता है, ठीक है। लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। इसके बाद आता है कि मान लो कोई सेल है, ये एक है कि मान लो कोई सेल है, उसमें ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ लैक्टोज भी ज्यादा है, इस टाइम पे जीन ऑन होगी कि ऑफ होगी? तो इस टाइम पे अपनी जीन ऑफ होती है। अब आप समझे, जैसे मान लो ये अपनी सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज भी ज्यादा, लैक्टोज भी ज्यादा, ठीक है। तो इस टाइम पे जीन क्या होगी? ऑफ होगी या ऑन होगी ना? तो देखो, जब ग्लूकोज है
जब ग्लूकोज ऑलरेडी काफी ज्यादा होगी तो हमें लैक्टोज के ब्रेकडाउन कराने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, क्योंकि लैक्टोज का ब्रेकडाउन अल्टीमेटली ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में होता है, ठीक है, तो जब ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो इस टाइम पे जीन ऑफ होगी क्योंकि उसको एनर्जी भी तो सेव करके रखना है, तो जीन ऑफ होगी। तो इसलिए जब भी ग्लूकोज ज्यादा होगा सेल के अंदर उस टाइम पे जीन हमेशा ऑफ ही रहेगी। लेकिन अगर वो ये कंडीशन दे दे कि मान लो ग्लूकोज कम है और लैक्टोज ज्यादा है, तो अब जीन ऑन हो जाएगा, अब जीन ऑफ नहीं रहेगा, अब जीन आपका हो जाएगा, अब जीन ऑन हो जाएगा। आप नॉर्मली समझ लो कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, जब भी सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहेगा उस टाइम पे जीन ऑफ रहेगी। क्या जरूरत है उसे इतनी मेहनत करने की, उसे इतना काम करने की, जब ऑलरेडी हमें जो चीज चाहिए थी, जब हमें लैक्टोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें हुआ, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में हुआ। जब ऑलरेडी ग्लूकोज है, जब हमें अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बनाना था, जब ऑलरेडी सेल के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो हमें लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने की क्या जरूरत है। और जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन ही नहीं करना उस टाइम पे जीन अपनी नॉर्मली ऑफ रहती है। वहीं पे अगर सेल के अंदर ग्लूकोज कम है और लैक्टोज ज्यादा है, अब जीन हो जाएगी ऑन, क्योंकि अब उसके पास ग्लूकोज कम है, उसे ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत है। तो जब भी लो ग्लूकोज होगा और हाई लैक्टोज होगा तो उस टाइम पे जीन ऑन हो जाएगी। और नॉर्मली देखो लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है लैक ऑपेरॉन वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सिंपल सी चीज है उसको ध्यान रखिएगा कि ये अपना सिंपल सा डीएनए होता है, इसमें कई सारे जीन्स होते हैं, याद करने के मैंने आपको ही बता दिया है, पिपोजया, ठीक है, Z, Y एंड A, ठीक है। ये I क्या करता है, I से mRNA बनता है। एक बार देख लेते हैं, mRNA बनता है, mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, रिप्रेसर प्रोटीन ये इनएक्टिव होता है, एक्टिव होता है। रिप्रेसर प्रोटीन अपना एक्टिव होता है। तो जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। जब ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है तो जो आरएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर से बाइंड करना चाहता था, वो बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ना तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ना तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ना तो ट्रांसलेशन हुआ, और जब कुछ नहीं हुआ तो जीन ऑफ है, क्योंकि जीन को जो बनवाना था वो तो उसने बनवाया ही नहीं, तो अब जीन ऑफ है। नेक्स्ट कंडीशन थी कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा उस टाइम पे क्या होगा कि मान लो ये अपना है, मान लो ये अपना डीएनए है, ये वाला डीएनए सुंदर बन रहा है, मान लो ये अपना डीएनए है, और याद करने का मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है, ठीक है। ठीक है, इतना है। अब क्या होगा, तो आई नॉर्मली जो काम करता है वो आदत से मजबूर आई जीन एमआरएनए बनवा रहा है, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है। वो भी आप लोग की तरह है, आपको नहीं पढ़ना है लेकिन उसको तो कम से कम चलो एटलीस्ट उसका जो काम है वो तो कर रहा है। तो अब क्या होता है, अब लैक्टोज सेल के अंदर आ गया, तो अब लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। लैक्टोज क्या करता है, एक्चुअली रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। और जब आपका रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गया तो अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया तो अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो ये इजीली प्रमोटर से बाइंड हो जाता है, और जब ये प्रमोटर से बाइंड हो गया तो एक सिंगल एमआरएनए बनवा देता है, ट्रांसक्राइब करा देता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, और जब एमआरएनए बन जाता है तो एंजाइम बन जाता है थ्रू ट्रांसलेशन। एंजाइम कौन कौन से हैं, फटाफट से नाम बता दो। एंजाइम में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और कौन सा है, परमिएज। ये सब मेरे साथ बोलते रहे ना, तभी फायदा है। एक है ट्रांस एसिटाइलेज। देखो जहां तक मेरा ट्राई है, आपको मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका डाउट आएगा, बट अगर डाउट आएगा तो मेरे को बता सकते हो। अब देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या किया, लैक्टोज का ब्रेकडाउन किया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ठीक है। परमिएज क्या किया, लैक्टोज की एंट्री कराया। अब अगर परमिएज लैक्टोज की एंट्री करा रहा है तो इसका मतलब है कि सेल में लैकोपेरॉन हमेशा चलते रहना चाहिए, भले ही कम मात्रा में चल रहा हो, लो लेवल पे चल रहा हो, ठीक। अब ट्रांस एसिटाइलेज क्या किया, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल ग्रुप को तोड़ता है और उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे ले जाके जोड़ देता है, तो एंजाइम बन जाता है एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इससे क्या होता है, इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये सारी चीज होती है, और जब ये सब बन गया, एंजाइम बन गया, अब मतलब अब आपकी जीन है ऑन। लैकोपेरॉन इंड्यूसिबल था, कैसा था, इंड्यूसिबल मतलब नॉर्मली तो जीन ऑफ थी, जनरली जीन्स जनरली ऑफ रहती हैं बट आफ्टर दैट वो ऑन हो जाती हैं, तो उसको इंड्यूसिबल बोला जाता है। तो लैकोपेरॉन नॉर्मली तो वो अपना ऑफ चल रहा था, कोई जीन नहीं बन रहा था, बट जैसे ही लैक्टोज एंट्री मारता है हीरो की तरह,
सारे एंजाइम्स बनने लगते हैं, सारे काम होने लगते हैं। ठीक इस सिचुएशन में अब आपकी जीन ऑन हो जाती है। अब आपका टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, 40 मिनट लगा है, बाकी 3-4 मिनट मैंने इधर उधर की बात की है। अगर इसके बाद भी आपका डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट आएगा तो आपको टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपका मैसेज बहुत लंबा चौड़ा है, आपका डाउट बहुत लंबा चौड़ा है, तो आप प्लीज टेलीग्राम पे ही मैसेज करिए, क्योंकि यूट्यूब पे ठीक नहीं लगता है इतने लंबे चौड़े मैसेजेस पे बात करना। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाउट आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में बोल के जरूर जाइएगा कि हाँ दीदी मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि मैंने पूरा ट्राई किया है। ओके, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।